हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही न्यू वीडियो के लेके मार्वल्स के न्यू सीरीज़ मार्वल्स जॉम्बी को लेकर। मार्वल्स ने हमेशा अपने मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट से फैंस को एक्साइट किया है और मार्वल जॉम्बी एक ऐसी डार्क और हॉरर फील्ड स्टोरी लाइन है जो ट्रेडिशनल सुपर हीरो वाइब से बिल्कुल अलग। यहाँ आपको अपने फेवरेट एवेंजर्स और मार्वल कैरेक्टर्स एक टेरिफाइंग जॉम्बी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इसके टोटल 4 एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक। मार्वल जॉम्बी की एपिसोड 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसी दुनिया से जिस दुनिया के लगभग सारे कैरेक्टर्स जॉम्बी बन चुके हैं। इस बात का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि यह दुनिया बिल्कुल वही यूनिवर्स है जिसे हम सभी को मार्वल ऑफ सीजन 1 के एपिसोड 5 में दिखाया गया था। अब कहानी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क सिटी के, जहाँ पर हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं और अगले ही पल कोई ज़ॉम्बी के सर पे तीर मार देता है जिससे कि ज़ॉम्बी ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर इसके अगले पल हमें पता लगता है कि यह तीर मारने वाली कोई और नहीं बल्कि केट बिशॉप है, जो कि इस टाइम पर रिरी विलियम्स, कमाला खान और ज़ॉम्बी चूँकि आयरन मैन की बॉडी के साथ। यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि जो आयरन मैन की बॉडी है इसके अंदर फ्राइडे AI इंस्टॉल है जो कि इसे कंट्रोल कर रही है, और हो सकता है कि रिरी विलियम्स ने इसके अंदर चेंजेस किए हों जिसके बाद से ये बॉडी रिरी विलियम्स के टीम को साथ दे रही है। आयरन मैन की बॉडी देखने में ज़ॉम्बी ना लगे इसके लिए रिरी विलियम्स ने इसके सर पर एक टेडी का हेड लगाया हुआ है। अब इन चारों की टीम का बेसिकली पूरे शहर में घूम घूम कर ज़ॉम्बी को मारने का होता है, लेकिन इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि इस टाइम पर पूरे शहर की हालत बहुत ही बदतर हुई होती है। अब ये लोग शहर में आगे चल रहे होते हैं, तभी अचानक से इनके सामने क्वीन जेट आता है और वो ज़मीन पर टकराते हुए लैंड कर जाता है। क्वीन जेट को देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद से उसके अंदर हो न हो कोई इंसान होगा, और ये चारों जल्दी से उस क्वीन जेट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें दिखता है एक ज़ॉम्बी, लेकिन रिरी विलियम्स जल्द से उस ज़ॉम्बी की बॉडी को स्कैन करती है जिसके अंदर उन्हें पता चलता है कि वह ज़ॉम्बी के पेट के अंदर एक काफ़ी ख़ास तरह का ट्रांसमीटर छुपा हुआ है, और वो ट्रांसमीटर काफ़ी स्पेशल है। शायद इसलिए इस ज़ॉम्बी ने उसे छुपाने के लिए अपने पेट में डाल लिया होगा। फिर उस ट्रांसमीटर को निकालने के लिए कमाला खान अपनी पावर्स का यूज़ करती है एंड वो ज़ॉम्बी के पेट के अंदर से उस ट्रांसमीटर को बाहर निकाल लेती है। लेकिन इसके ठीक बाद ही वो लोग देखते हैं कि उन पर किसी ने हमला कर दिया, और इस अटैक को देखकर बिशप ये समझ जाती है कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि होकाई है, जो कि बिना रुके उन चारों पर अपने तीर से अटैक करने लगता है। लेकिन फिर यह देखकर कि बिशप थोड़ा सा छुपती है और वो छुप के होकाई पर एरो चलाती है, जिसके बाद एक एरो होकाई को लगती भी है, एंड फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो चारों के चारों वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद वो चारों के चारों एक घर में घुसते हैं और वहाँ पर आकर थोड़ा सा आराम करते हैं। इसी टाइम पर रिरी विलियम्स उस ट्रांसमीटर के ऊपर रिसर्च करती है, जिसके बाद जब वो उस बारे में जान जाती है तब वो अपने दोस्तों को बताती है कि यह असल में एक काफ़ी ख़ास तरह का ट्रांसमीटर है, एक ऐसा ट्रांसमीटर जो कि इस साइज़ में तो काफ़ी छोटा है लेकिन इसके फ्रीक्वेंसी का लेवल बहुत ही बड़ा है। आगे वो यह बताती है कि इस ट्रांसमीटर को डेवलप किया है शील्ड ने। सिर्फ यह नहीं बल्कि जब यह ज़ॉम्बी वाला प्लेग फैला था एंड धीरे धीरे करके सारे लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे, तब उसके बाद ही शील्ड वालों ने इसे पूरे ज़ॉम्बी प्लेग को ख़त्म करने के लिए एक डिवाइस को क्रिएट किया था, और वो छोटा सा ट्रांसमीटर बेसिकली उसी का पार्ट है। लेकिन यह ट्रांसमीटर क्या क्या कर सकता है इस बारे में जानने के लिए हम शील्ड का मदरबोर्ड चाहिए होगा, और वो इसलिए क्योंकि अंदर जो भी डाटा है वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड है, जिस वजह से अगर हमें इसे डिकोड करना है और इसके बारे में चीज़ें जाननी है तो हमें शील्ड के मदरबोर्ड की ज़रूरत होगी। अब इसके आगे रिरी विलियम्स बताती है कि हमें जल्दी से जल्दी शील्ड के किसी ऑफिस तक जाना होगा, और जैसे कि हम जानते हैं यहाँ सबसे पास शील्ड का एक ऑफिस ONC पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग सीधा गाड़ी से वहाँ जाएंगे और वहाँ पहुँचकर शील्ड के ऑफिस में जाके इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, और फिर इसलिए वो लोग जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी में बैठकर सीधा ओवर सिटी के निकल जाते हैं।
इतने में सीन शिफ्ट होती है, हम सीधा उसी क्विंजेट को देखते हैं जिस क्विंजेट के अंदर रिरी विलियम्स और उसकी टीम को ट्रांसमीटर मिला था। हम ये देखते हैं कि क्विंजेट के अंदर का जो ज़ॉम्बी होता है अभी भी जिंदा होता है, बट इस टाइम पर इसके सामने ओकोई और उसके साथ साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। एंड हम यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ ओकोई ज़ॉम्बी की बात मानते हैं। इन सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में यहाँ पर होकाई भी होता है। यहाँ हम सारे नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी ओकोई होती है, इसकी आंखें लाल रंग की होती है, और जैसे कि इससे पहले देखा था कि लाल आंखें ज़ॉम्बी स्कारलेट विच की, एंड इसलिए यहाँ से हमें ये बात तो समझ में आ चुकी है कि ज़ॉम्बी स्कारलेट विच उसने ओकोई का अपना गुलाम बना लिया है, एंड उसने अंदर अपनी कुछ मैजिकल पावर्स भी डाल रखी है, जिसकी वजह से ओकाई की जो आंखें हैं वो लाल रंग की हो गई है। लेकिन सिर्फ यह नहीं, बल्कि ओकोई के सामने जितने भी अजी ज़ॉम्बी खड़े हैं उनकी सभी की आंखें भी लाल रंग की ग्लो कर रही होती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ओकोई ने इस मैजिक का इस्तेमाल कर इन सारे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर भी किया है, जिससे कि अब ये सारे ज़ॉम्बीज़ स्कारलेट विच के गुलाम बन चुके हैं, एंड स्कारलेट विच इन सारे ज़ॉम्बीज़ की रानी है। इतने में हम यह भी देखते हैं कि जब ये सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच होकाई ओकोई के पास चलकर आता है, तब ओकोई इस पावर का इस्तेमाल होकाई के ऊपर भी करती है, जिसके बाद देखते ही देखते होकाई की आंखें भी लाल हो जाती है और वह भी स्कारलेट विच का गुलाम बन जाता है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होती है और हम यहाँ पर एक बार फिर से रिरी विलियम्स, कमाला खान और कैट बिशप को देखते हैं, जो कि तीनों फ्राइडे को अपने साथ गाड़ी में लेकर ट्रैवल कर रहे होते हैं, सीधा ओहायो जा रहे होते हैं। बट अचानक से उनके रास्ते पर हमला हो जाता है और वो लोग यह नोटिस करते हैं कि हमें में से उन पर आग के गोले गिर रहे हैं। अब वो लोग इस हमले से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अटैक उनकी गाड़ी पर लगता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। सब के सब उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह लोग ये देखते हैं कि यह हमला रुक नहीं रहा है, बल्कि हमला और ज़्यादा बढ़ चुका है और उनके ऊपर आसमान से बिजली और आग के गोले गिरते जा रहे हैं। अब ये लोग इन सब से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे अजीब भी आ जाते हैं ज़ॉम्बी, लेकिन अचानक से उन सारे ज़ॉम्बीज़ पर एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है, जिसके के सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। बाद में वो लोग ये देखते हैं कि उनके पास दो लोग आ चुके हैं, जिन दोनों में से एक इटर्नल होता है और दूसरा कैप्टन मार्वल। लेकिन ज़ॉम्बी वाली और यानी कि ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल इस टाइम पर एक इटर्नल से फाइट कर रहा होता है, एंड इन दोनों की हवाई फाइट की वजह से नीचे आग और बिजली गिर रही होती है। कैट बिशप के साथ एक ट्रिक यह एरो होता है जो होकाई, एंड यह वाला एरो उसे तब मिला था जब इन टीम के होकाई ने उन पर अटैक किया था। केट ने इस एरो को पाकर इसे बचाकर रखा था ताकि वो इसका इस्तेमाल किसी खास मौके पर कर पाए, एंड इसी वजह से कैट बिशप यहाँ पर इस एरो का इस्तेमाल करती है और उसे सीधा ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल को मारती है, यह सोचकर कि उससे ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल या तो मर जाएगी या फिर घायल हो जाएगी। लेकिन वो वाला एरो जैसे ही कैप्टन मार्वल को लगता है, वैसे ही हम यह देखते हैं कि वो ट्रिक एरो के अंदर कोई खास पावर नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर से सिर्फ दिवाली के पटाखे फूटते हैं, और फिर इसलिए अगले पल ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल अपनी पावर से कैट बिशप को जलाकर खाक कर देती है। अपनी टीम मेंबर को अपने सामने मरते हुए देख कमाला खान और रिरी विलियम्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ तक कि कमाला खान तो कैप्टन मार्वल पर अटैक भी कर देती है, बट रिरी विलियम्स ये जानती थी कि कमाला ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल को नहीं हरा सकती, और फिर इसलिए रिरी विलियम्स फ्राइडे को जल्दी से अपना ट्रांसमीटर देती है, एंड साथ ही उसे यह कमांड देती है कि वो कमाला खान को लेकर किसी सेफ जगह पर चली जाए। इसके बाद फ्राइडे बिल्कुल ऐसा ही करता है, जल्दी से कमाला खान को अपनी पीठ पर बिठाता है और उसे उड़ाकर किसी दूर जगह सेफ ले जाता है। इसके बाद वो ट्रांसमीटर को कमाला को दे देता है, एंड फिर वो कमाला खान से कहता है कि मेरा पहला ओनर टोनी स्टार्क था, लेकिन अब मेरा ओनर जा चुका है और इसलिए अब मेरी जो दूसरी ओनर है वो है रिरी विलियम्स। लेकिन मैं अपने पहले ओनर टोनी स्टार्क की तरह रिरी विलियम्स का कोई नहीं खो सकती, और फिर इसलिए कमाला खान से ये बोलकर फ्राइडे जल्दी से रिरी विलियम्स की हेल्प के लिए वापस चली जाती। इधर कमाला खान ये नोटिस करती है कि जहाँ पर खड़ी है वहीं पर ही इटर्नल्स और ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल लड़ते लड़ते आ चुके हैं।
एंड इसलिए इनकी लड़ाई से होने वाली तबाही से बचकर कमाला वहाँ से भागने लगती है। लेकिन भागते भागते कमाला खान गिर जाती है और गिरते ही बेहोश हो जाती है। लेकिन बात जैसे ही कमाला खान की आंखें खुलती है वैसे ही वो देखती है कि वह इस टाइम पर सही सलामत है एंड उसके सामने ब्लैक बोर्ड। कि हमें अब यहाँ पता लगता है कि कमाला खान की जान ब्लेड ने बचाई है। हालांकि यहाँ पर हम यह भी नोटिस करते हैं कि यह वाला ब्लेड कोई मामूली ब्लेड नहीं होता, बल्कि ये ब्लेड होता है मून नाइट, और वो इसलिए क्योंकि होशू ने इसे अपना अवतार चुना होता है। अब इस असल में इस वाले यूनिवर्स के अंदर भी एक मार्क्स स्पेक्टर हुआ करता था और होशू ने उसे मून नाइट चुना था। लेकिन जब ज़ॉम्बी प्लेग फैला तब उसकी चपेट में आ गया और वो भी देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी बन गया, जिस वजह से होशू ने उसे अपनी पावर्स वापस छीन लिया और उसे अपना नया अवतार ब्लेड को बना लिया। एंड इसलिए इस टाइम पर ब्लेड नया मून नाइट है। यहाँ पर कमाला खान जैसे ब्लेड को अपने सामने देखते ही वैसे ही उसे बारे में पूछती है, जिस पर ब्लेड उसे यह बताता है कि उसका नाम ब्लेड है और वो वोशू गॉड कहने पर लोगों की मदद करता है। बट यह बात सुनते ही कमाला खान ब्लेड से यह कहती है कि इस टाइम मुझे अपने दोस्तों के साथ होना चाहिए, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। लेकिन कमाला की बात पर ब्लेड उसे जवाब देता है कि अब उसके दोस्त जा चुके हैं और अब इसलिए तुम्हें उनसे कभी नहीं मिल सकती। ये बात सुनकर कमाला खान को बहुत बुरा लगता है और फिर इसलिए वो अपने साथ वो ट्रांसमीटर देखती है एंड उसे देखते हुए कहती है कि मेरे दोस्तों ने इसके लिए अपनी जान दे दी है और अब इसलिए मैं इनकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। एंड अब मैं किसी भी तरह से ओहायो सिटी में जाकर शील्ड के ऑफिस में जाऊंगी। कमाला की बात सुनकर ब्लेड उसे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें ओहायो लेकर जाऊंगा। अब इसके बाद ही ब्लेड कमाला खान को अपनी बाइक पर बिठाता है और उसे वहां से सीधा ओहायो सिटी लेकर जाता है। अब वह लोग ओहायो सिटी में जैसे ही शील्ड के ऑफिस तक पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर आकर वह लोग यह देखते हैं कि शील्ड के ऑफिस के बाहर इस टाइम पर बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं। लेकिन वो सारे के सारे ज़ॉम्बी सिर्फ खड़े होते हैं, ना ही वो हिल रहे होते हैं और ना ही किसी पर हमला कर रहे होते हैं। अगले पल ज़ॉम्बी के बीच से उन्हें किसी की आवाज़ आती है कि उनसे पूछती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर किस काम से आए हो। उसकी आवाज़ सुनकर कमाला खान उसे जवाब देती है कि वो इस टाइम पर शील्ड के ऑफिस में आई है, जहाँ पर उसे इस टाइम पर बहुत ज़रूरी काम है। कमाला की आवाज़ सुनकर वो सारे के सारे ज़ॉम्बी को हटाने के लिए कहती है, जिसके बाद ही सारे के सारे ज़ॉम्बी दो हिस्सों में बट जाते और बीच का रास्ता साफ हो जाता है। जिसके बाद ही ब्लेड कमाला को लेकर सीधा आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि उन सबके सामने रेड गार्डियन, एजेंट मलीना और येलेना होती है। इन लोगों के साथ उनके कई सारे सोल्जर्स भी होते हैं। पर यहाँ पर कमाला खान इस चीज़ को नोटिस करती है कि ये सब लोग मिलकर इन सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और इसलिए कमाला खान एजेंट मलीना से ये पूछते हैं कि आखिरकार वो इन सबको कैसे कंट्रोल कर रही है। यह बात सुनकर एजेंट मलीना उसे ये बताती है कि वो असल में एक न्यूरोलॉजिस्ट एजेंट है, यानी कि ऐसा एजेंट जो कि दिमाग के बारे में सब कुछ जानती है और इसलिए अपने ज्ञान की मदद से उसने इस सारे ज़ॉम्बीज़ के दिमाग को कंट्रोल कर रखा है। और इन सब को कंट्रोल करने वो इन्हें इस बिल्डिंग के बाहर खड़ा करती है और ताकि अनजान ज़ॉम्बी से मिलकर येलेना उसे पूछती है कि आखिरकार वो दोनों कौन हैं। जो सुनकर कमाला खान उसे बताती है कि उसका नाम कमाला खान है एंड वो साथ ही ब्लेड उन्हें यह बताता है कि उसका नाम ब्लेड है और वो यीशु का अवतार है। अब इसके बाद कमाला खान उन सभी को वो ट्रांसमीटर दिखाती है एंड ट्रांसमीटर दिखाते हुए वो उन सबको बताती है कि इससे ही ट्रांसमीटर को असल में शील्ड वालों ने डेवलप किया है और यह ट्रांसमीटर शील्ड के उस प्लान का हिस्सा है जिस प्लान का इस्तेमाल करके वो लोग पूरी दुनिया से इस ज़ॉम्बी प्लेग को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि इस ट्रांसमीटर के अंदर जो भी डाटा है वो सारा इनक्रिप्टेड है और इसलिए इस डाटा को देखने के लिए हमें शील्ड के अंदर के एक मदरकोड की ज़रूरत है। कमाला इस बात को सुनकर रेड गार्डियन उसे बताता है कि हमारे पास यहाँ पर शील्ड का एक मदरबोर्ड है और फिर इसलिए इस बात को जानते ही वो लोग जल्दी से बिना देरी किए इस ट्रांसमीटर को शील्ड के मदरबोर्ड में फिट करते हैं एंड सारी डिटेल्स बाहर निकालते हैं। सारी डिटेल्स को देखने के बाद एजेंट मलीना तभी वे बताती है कि बात सच है कि इससे शील्ड ने डेवलप किया है और यह भी ज़ॉम्बी प्लेग को हटाने के लिए एक्चुअली में यह एक ऐसा ट्रांसमीटर है जिससे हम दूर दूर तक सिग्नल भेज सकते हैं। और इन्फेक्शन के हिसाब से इस ट्रांसमीटर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आउटर स्पेस के अंदर एक
इंटरगैलेक्टिक अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकती है, जिस अथॉरिटी का नाम है नोवा कॉर्प्स। और वो भी इसलिए क्योंकि शील्ड को ऐसा लगता है कि नोवा कॉर्प्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी दुनिया को, ज़ॉम्बी प्लेग को ख़त्म कर सकते हैं। ये बात सुनकर रेड गार्डियन काफ़ी खुश होता है एंड फिर वो और कमाला खान दोनों एजेंट मलिना से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम जल्दी से ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करते हैं, मदद बुलाते हैं। बट इस बात पर एजेंट मलिना उन सबको बताती है कि यह करना इतना भी आसान नहीं है, और वह इसलिए क्योंकि यह ट्रांसमीटर यहाँ से डायरेक्टर बताती है कि आज से कुछ समय पहले जब वकांडा पर हमला हुआ था तब सब चीज़ों की वजह से ये पूरी दुनिया के सारे सिग्नल्स तितर बितर हो गए। अब इसलिए हम ना तो किसी सिग्नल को दुनिया से बाहर भेज सकते और ना ही सिग्नल बाहर से दुनिया में आ सकता है। लेकिन हाँ, इसका भी एक तरीका बाकी है, और वो तरीका ये है कि अगर हम अर्थ से बाहर चले जाएं और आउटर स्पेस में जाएं तो फिर वो वहाँ पहुंचकर हम इस ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके नोवा कॉर्प्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शील्ड वाले ऐसा कर भी रहे थे। एक्चुअली में शील्ड के जिस स्पेस पर इस ट्रांसमीटर का डेवलप किया गया था, वह लोग वहाँ से इस ट्रांसमीटर को सीधा स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे थे ताकि यह ट्रांसमीटर स्पेस में आके सीधा नोवा कॉर्प्स से कांटेक्ट कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इससे स्पेस में भेज पाते, सारे ज़ॉम्बीज़ ने उनके बेस पर हमला कर दिया और उनका पूरा प्लान चौपट कर दिया। और फिर इसलिए उन सारे ज़ॉम्बीज़ ने इस ट्रांसमीटर को बचाने के लिए शील्ड वालों ने इस ट्रांसमीटर को एक क्वीन जेट के जरिए बहुत दूर भेज दिया, जिसके बाद शायद से यह तुम्हें मिल गया। अब हालांकि ये लोग यहाँ पर अपना प्लान कर रहे होते हैं, आखिरकार वो लोग इस ट्रांसमीटर से नोवा कॉर्प्स को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इतने में ही हम लोग यह देखते हैं कि उनके बेस पर एक अलार्म बजने लगता है जो रेड अलार्म खतरे का सिग्नल होता है। यह चीज़ देखकर एजेंट मिलेना जल्दी से अपने कैमरेज को एक्सेस करती है, जिसके बाद ये बाहर के कैमरेज को वो देखने लगती है। अभी उनके बेस के सामने एक ज़ॉम्बी खड़ी है, जो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि ओकोई होती है। और अब जैसे ही ओकोई को आगे लाल आंखें देखती है, वो देखकर एजेंट मलेना ही कहती है कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी की आंखें लाल क्यों हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लेड के अंदर वोशु का ने देखकर ये जान जाता है कि स्कारलेट विच की साथी है, और इसलिए उसे देखकर वो सभी को ये बताता है कि एक्चुअली में ये स्कारलेट विच की साथी है, जो स्कारलेट विच सारे ज़ॉम्बीज़ की क्वीन बनी हुई है। और इस टाइम पर ज़ॉम्बी स्कारलेट विच ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने नीचे गुलाम बना चुकी है। अगले पल हम ये ओकोई को देखते हैं कि उसके अगल बगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका भी होता है। और यहाँ पर ओकोई इन सब से यह कहती है कि चीज़ में हमें चाहिए इस बेस के अंदर है। यह चीज़ देखकर कमाला खान और अंदर के सारे लोग भी समझ जाते हैं कि ओकोई और ये सारे ज़ॉम्बीज़ और किसी चीज़ की नहीं बल्कि इस ट्रांसमीटर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि शायद से हो सकता है कि सब भी इस ट्रांसमीटर के बारे में जानते हैं कि इस ट्रांसमीटर के अंदर ज़ॉम्बी प्लेग को ख़त्म करने की पावर से। एंड शायद ये लोग ये नहीं चाहते कि दुनिया के सारे ज़ॉम्बी पहले ख़त्म हो जाएं। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि ओकोई सारे ज़ॉम्बीज़ को धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का ऑर्डर्स देती है, जो चीज़ देखकर ये एलेना, रेड गार्डन और एजेंट मलिना भी ये तैयार होते हैं, और वो अपने बेस के सारे सोल्जर्स को रेडी करते हैं ताकि वो लोग वॉर लड़ सकें। इन सब के साथ ही एजेंट मलिना ने जितने सारे ज़ॉम्बीज़ के दिमाग को कंट्रोल कर रखा होता है, उन सभी को लड़ने के लिए तैयार कर लेती है। इसके बाद ही स्कारलेट विच के कंट्रोल वाले जितने भी ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने जा रहे होते हैं, बेस के सारे सोल्जर्स मिलकर उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी पर बम के गोले फेंकते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और कई सारे ज़ॉम्बी एक ही बार में मर चुके होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद भी बहुत सारे ज़ॉम्बी ज़िंदा बच जाते हैं और वो बेस के करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही करीब आते हुए वैसे ही सामने जो ज़ॉम्बी खड़े होते हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज़ जो कि एजेंट मलिना के कंट्रोल में होते हैं, वो सभी स्कारलेट विच को ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। हालांकि कि ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका एंड डॉक्टर के जरिए सीधा बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, और इस टाइम पर ये देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका की सिर्फ ऊपर की बॉडी होती है, क्योंकि अगर हमको ये याद हो कि सीरीज़ 1 के एपिसोड 5 के अंदर ये ज़ॉम्बी पहली बार दिखा था, तब उस टाइम पर बकी ने इसी
के शील्ड से इसकी बॉडी काट दी थी। अब हालांकि यहाँ पर आते ही ये सब अटैक करते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे कई सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में सबकी आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते बेस के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। किसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन सबको मिलकर उसे बेस के भागना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ से सबको निकालने के लिए एजेंट मेलेना ही डिसाइड करती है कि वो खुद यहाँ पर रुक कर इन सारे ज़ॉम्बीज से फाइट करती रहेगी ताकि बाकी सब यहाँ से सेफली निकल पाए। फिर ऐसा करने के लिए वो उन सबको वहाँ से भेज देती है और खुद वहाँ ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए रुक जाती है। अगले पल वहाँ पर ओकोई और बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन एजेंट मेलिना अपने टैंक का इस्तेमाल करके उन सारे ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में कर लेती है। लेकिन अगले पल में करती है और अपने वेपन का इस्तेमाल करके एजेंट मेलिना को ख़त्म कर देती है। बाकी टीम मेंबर्स निकल के पहले उन पर घोस्ट अटैक कर देती है, जो घोस्ट भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। इससे ब्लेड फाइट करता है जो कि वुशु का अवतार है, और वो देखते देखते ज़ॉम्बी होस्ट को ख़त्म कर देता है। लेकिन अगले पल उनके पास ज़ॉम्बी एबिमिनेशन आता है, बट उसके खुद तक पहुंचने से पहले बाकी सारे टीम मेंबर्स बाइक लेते हैं और बाइक से सब बाहर निकल कर भाग जाते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग बेस से काफ़ी दूर आ चुके होते तब वो लोग बेस को देखते हैं कि बेस पूरी तरह से जल चुका है और मिलेना की तरह से जल चुका है, और मिलेना ने ये उन सबको बचाने के लिए काफ़ी कुर्बानी दे दी। एंड इसलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग मेलिना की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देंगे, और वो लोग इस ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके दुनिया भर के ज़ॉम्बी प्लेग को ख़त्म करेंगे, लेकिन ठीक ही स्पेसशिप की जो उन्हें एक आउटर स्पेस में लेकर जाए। अब इसके लिए ब्लेड उन सब से कहता है कि उसे पता है कि उन्हें शिप कहाँ पर मिल सकता है, जिसके बाद ही वो सब के सब शिप को ढूंढने के लिए ब्लेड के साथ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड यानी कि ये सीज़न मार्वल ज़ॉम्बी के अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।